मोदी जी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जिसमें बोल रहे हैं कि 1 साल तक गोल्ड बाय नहीं करना है। सिर्फ उन्होंने गोल्ड बाय करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली है। शायद आपने पूरी वीडियो देखी होगी, शायद अगर नहीं देखी होगी, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोदी जी ने सब क्यों बोला? अगर ये बोला है तो हमारे इकोनॉमिक या हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पिछले ऐसा जब जो मोदी ने स्टेटमेंट दिया, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा घटनाएं हुई है? तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं डीपली आपको सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में किस किस पॉइंट को हाईलाइट्स किया है, मोदी जी ने किस किस पॉइंट्स के ऊपर अधिकतर चीजें बोली है, और क्या खाली मोदी जी ने बोली है या इससे पहले भी कभी पास्ट में इंडिया में हुई है, और अगर पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई है तो स्टॉक मार्केट पर या हमारे इकोनॉमिक पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है तो हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम इसके बाद जानेंगे कि गोल्ड और ऑयल पर ही मोदी जी ने अधिकतर जोर क्यों दिया। इसके बाद हम बात करें कि अच्छे इन्वेस्टर ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, जो बैड इन्वेस्टर होते हैं, जो पुअर इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि क्या सच में भारत में क्राइसिस आने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि हम सबको क्या करना है और किस तरीके से चीजों को हैंडल करना और किस चीज से हमें, किस विजन से हमें देखना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जुड़े देखिए, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हम इकोनॉमी पर बात करेंगे, मोदी जी ने जो बोला है उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम स्टॉक मार्केट पर भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अभी स्टेटमेंट आई, तो देखो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि ये सबको पैनिक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैनिक हो, नहीं, सबको पैनिक कर सकते हो। आपको पता है कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर भी चला हुआ है, राइट। मैं आपको सारे समय बताऊंगा क्या इंडियन मार्केट में क्राइसिस आ सकता है या ओल्ड फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब सेकंड स्लाइड पे सबसे पहले हम बात करें कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्या क्या बोला। देखो जो 4 मेन पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा। पहली चीज, आप अननेसेसरी गोल्ड को मत बाय कीजिए 1 साल तक। मतलब पहली स्टेटमेंट है कि आप जो भी गोल्ड बाय कर रहे हैं वो 1 साल तक बाय मत कीजिए। आप अगर देखो, आपको पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी फंक्शन होता है, शादी होती है, तो वहां पे गोल्ड बाय करते हैं, राइट। उसको अवॉइड करना है। सेकंड, विदेश यात्रा या फिर आप वेडिंग वगैरह करते हैं बाहर जाके, वो भी हमें रोकना होगा, क्योंकि जिससे क्या है कि हमारा रुपये बाहर जाता है, ठीक है। तीसरा, आपको जो ऑयल कंजप्शन है वो कम करनी पड़ेगी, जैसे पेट्रोल डीजल है। फोर्थ, वर्क फ्रॉम होम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज करें। जैसे आज आप हो सकते हैं कि आप यूज करो कि हम घर पे काम कर पाए अपनी कंपनी का जो भी है, राइट। दूसरा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करो। ये टोटल 4 बातें हैं जो कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कही है, राइट। नेक्स्ट, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये किस पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 4 बार ये घटना हो चुकी है। इससे रिलेटेड है, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहली जो घटना हुई थी वो आई थी 1991 क्राइसिस हुआ था। सेकंड, 1973 ऑयल क्राइसिस, जब ऑयल का क्राइसिस आया था, राइट। थर्ड, 2013 रुपीज क्राइसिस, जब रुपया का क्रैश हुआ था। फोर, रसिया यूक्रेन वॉर इंपैक्ट जो अभी भी चल रहा है। ये सारी 4 की 4 घटनाएं हैं जो पहले पास्ट में हो चुके हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहला, 1991 क्राइसिस, जो आर्थिक संकट की बड़ी वजह बनी थी। इसमें क्या क्या पॉइंट हुए? सबसे पहले, भारत के पास डॉलर खत्म हो रहा था, इसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। जब हम किसी भी बाहर कंट्री से कुछ बाय करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तो एक हमारे पास लिमिटेड रिजर्व होता है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जो अभी भी हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है तेल की कीमतें। रुपया कमजोर हो रहा था, जो करंटली अभी भी हो रहा है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल से बाहर था। मतलब क्या फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारी देश की इनकम इतनी नहीं है जितनी कंजप्शन है। मतलब कि हम ऐसा मान सकते हैं कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करें। मतलब हमारी इनकम इतनी नहीं है जितना खर्चा हो रहा है, राइट। ये भी बहुत ज्यादा बाहर हो रहा था। इन्फ्लेशन हाई था, मतलब महंगाई बढ़ रही थी लगातार। फॉरेन इन्वेस्टर भरोसा खो रहे थे, जो भी बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे इंडियन मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और सबसे मेन पॉइंट 7, भारत ने अपना सोना गिरवी रखा, किसको? इंग्लैंड को, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। जब ऐसी संकट आई तो भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा डॉलर परचेज करने के लिए, किसको? इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड को। ये था 1991 का क्राइसिस। सेकंड जो क्राइसिस आया था वो आया था 1973 ऑयल क्राइसिस हिस्ट्री, राइट। इसमें क्या क्या हुआ था? जो एक तेल के संग मतलब जो ऑयल था वो पूरे, मतलब इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में आया। पहला, मिडल ईस्ट वॉर स्टार्ट हुई थी और अरब कंट्रीज में इसराइल के बीच, मतलब कि अभी भी इसराइल के साथ चल रहा है, तो वहां पे वॉर स्टार्ट हुई थी। ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो गया था, मतलब कि ऑयल का जो एक्सपोर्टिंग है वो बंद हो गई थी, मतलब कि किसी देश के पास ऑयल नहीं आ पा रहा था। ऑयल प्राइस शॉकिंगली, मतलब कि प्राइस का जो ऑयल का प्राइस था वो 3 से 4 गुना बढ़ गया,
ठीक है, अब सपोज करो कि हमारा जो इस पेट्रोल का प्राइस है वो मान लेते हैं 95 रुपये है, राइट। 95 से ये 3-4 गुना हो गया, लगभग 300 के आसपास हो गया इतनी तेज से प्राइस बढ़ा। दुनिया जो पूरी दुनिया थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी मतलब हिल गई थी, मतलब कि जैसे कि आपका वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया था, राइट, फैक्ट्रीज इफेक्ट हुई, ठीक है, रिसेशन स्टार्ट हुआ, राइट, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो गया, जो भी आप ट्रांसपोर्ट करो वो ज़्यादा हाई हो गया, स्टॉक मार्केट भी प्रभावित हुआ, ठीक है। ऐसा बिजनेस देखो, जब जब एक सिंपल सी बात है कि यार जब मार्केट में कुछ चीज़ें नहीं होगी तो उससे तो मेनली हो गई कि ये सब चीज़ इफेक्ट हो गई। हम आगे भी स्लाइड में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट पे कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्राइसिस 2013, जब रुपया क्राइसिस हुआ था, राइट, अचानक से रुपया गिरने लगा, जो कि रुपया कितना आ गया था 54 प्रति डॉलर, मतलब कि एक डॉलर 54 रुपये, ये बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका टेम्पर टेंट्रम, ठीक है। तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल होता है वो फेडरल को बोलता है कि आप अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कम करो, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जब पॉलिसी ज़्यादा बन जाती है तो रुपया नीचे गिरने पड़ता है, नीचे आ जाता है, राइट। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं भागने लग जाते हैं, ठीक है, और एक देश के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और सब पैनिक हो जाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक, राइट। उसके बाद विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। लोग गोल्ड को बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, मतलब लोग गोल्ड को ज़्यादा बाय कर रहे थे। क्यों बाय कर रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जब भी स्टॉक मार्केट नेगेटिव चलती है तो गोल्ड पॉजिटिव चलता है, एक सेफेस्ट एसेट्स माना जाता है। और आपको पता है कि गोल्ड तो हमेशा यार कभी आपको हमेशा पैसा ही दे के जा सकता है, आपका कभी मतलब कि आपको नेगेटिव नहीं करके जा सकता, आपको पैसा ही बना के देगा गोल्ड, राइट। स्टॉक मार्केट में पैनिक हुआ, तो ये था 2013 में जो चीज़ देखा गया। इस नेक्स्ट था रसिया यूक्रेन वॉर जो अभी भी चल रहा है, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोशन, ठीक है। जो ऑयल के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, आपने फिलहाल में देखा होगा। इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में जो इन्फ्लेशन था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। गैस सप्लाई इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, यूरोप एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्रीज अफेक्टेड, जो अभी भी चल रहा है। आपको देखिए गैस की थोड़ी किल्लत चली है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि अभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, राइट। यूक्रेन, रसिया, अमेरिका सब लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दुबई को भी लपेटे में ले लिया है, ठीक है। गोल्ड प्राइस बढ़ने लगा, जैसे आपको पता है कि देखो गोल्ड कभी 50-60 होता था, आपसे 1.5-2 साल पहले जाओगे, आज देखो कम से कम 1.5 लाख के आसपास खड़ा हुआ है, राइट। क्रिप्टो मार्केट वोलेटिल हुआ, बिटकॉइन क्रैश हुआ, और अभी भी बिटकॉइन क्रैश है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जब रसिया यूक्रेन का वॉर चला है, और अभी भी चल रहा है, ये सारे इफेक्ट करने को देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहली बार स्टेटमेंट आई, नहीं, इससे पहले 4 बार भी ये सब चीज हो चुकी है। हमने पढ़ा, देखा कि हाँ क्या क्या कौन से क्राइसिस में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट बात आती है कि मोदी जी ने स्टेटमेंट में सब क्यों बोला। देखो वो तो ठीक है कि ये चीज बोली है, ठीक है, ये भी ठीक है कि ये पहले बार नहीं हुआ है, बहुत सारी बार, काफ़ी चीज़ें पहली बार, ये काफ़ी बार भी हुआ है, राइट। लेकिन मोदी जी ने सब क्यों बोला, ये तो पॉइंट जरूरी है। इसमें 5 मेन पॉइंट है कि ये मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट पे क्यों बोला। पहला, फॉरेक्स रिजर्व सेफ रखने के लिए। आपको मैंने अभी बताया है कि जब हमारा पहला वॉर हुआ था, राइट, पहला क्राइसिस आया था, तो उसमें हमारा रिजर्व धीरे धीरे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हो रहा था। लेकिन अभी मोदी जी ने सोचा है कि भाई रिजर्व सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम अगर वर्ल्ड वॉर आ गया तो हमारे पास रिजर्व रहेगा। सेकेंडली, फ्यूचर क्राइसिस से बचने के लिए। देखो क्राइसिस बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो अपने आप को सेफ रखेंगे ना, राइट। तीसरा, रुपये को स्टेबल रखने के लिए। आपको पता है कि जो रुपया हमारा लगातार गिरते जा रहा है, उसको स्टेबल रखने के लिए मोदी जी ने ये रखा, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल रखने के लिए। फिफ्थ, ग्लोबल वॉर टेंशन की वजह से। आपको पता है कि अभी ग्लोबल वॉर चल रहा है, ये भी एक फैक्टर है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मोदी जी ने सब चीज बोला है। अब नेक्स्ट स्टेप, मोदी जी का देखो, आपने स्टेटमेंट तो सुनी होगी, लेकिन मोदी जी ने 2 चीज पे ज्यादा जोर दिया, गोल्ड और ऑयल। तो इसका बात करते हैं। देखो गोल्ड में क्यों क्यों जोर दिया, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला, इंडिया गोल्ड के टॉप इंडिया वर्ल्ड के टॉप गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। मतलब कि इंडिया बहुत ज़्यादा है, जो टॉप कंट्रीज है उनमें से इंडिया एक है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है गोल्ड को। गोल्ड इंपोर्ट डॉलर में होता है, मतलब कि जो हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में होता है। इंडिया ने सन 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रोक्स 50 to 60 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने गोल्ड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अभी देखा है आपने, सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को, डॉलर में पेमेंट वगैरह होती है, तो फिर तो थोड़ा रुपयों पे भी कमजोर आएगा, राइट। अब ऑयल के ऊपर क्यों किया?
इंडिया अपना 85% प्लस क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब कि जितना भी हम अभी ऑयल यूज करते हैं 85% हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। ऑयल इंपोर्ट बिल इकोनॉमी पर प्रेशर डालता है, मतलब कि जितना बड़ा इकोनॉमिक जो जितना बड़ा ऑयल का इंपोर्ट बिल होगा वो प्रेशर डालता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स साउथ अरेबिया और रसिया। देखो आपको पता है कि साउथ अरेबिया का भी वॉर वगैरह चल गया था, ठीक है, रसिया का भी वॉर चल रहा है, तो ये टॉप देश है जो इंपोर्ट करते हैं। अगर इनके ऊपर इफेक्ट आएगा तो सारे जो देश है सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यही मेन सप्लायर है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। हमने देखा कि हाँ क्राइसिस हुए हैं, लेकिन जब वो क्राइसिस हुए थे तो स्टॉक मार्केट के जो सेक्टर थे कौन कौन से पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अभी हम समझ कोशिश करते हैं। ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज, जो मतलब कि ऑयल के ऊपर डिपेंड कंपनी थी, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। जो पिछले क्राइसिस आए थे, जैसे एयरलाइंस हुआ, एयरलाइंस आपको पता है कि उनको तेल चाहिए होता है। पेंट कंपनीज, उनको भी तेल चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो ट्रांसपोर्ट्स वगैरह करती है, ठीक है, तो ये ऑयल डिपेंडेंस कंपनीज थी जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। सेकंड, बैंकिंग सेक्टर, लोन डिफॉल्ट का फियर, मतलब कि जब लोगों का मंदी आ जाती है तो लोग है ना जो अपना लोन लेकर रखते हैं उसको चुकाने में बड़ी दिक्कतें होती है, राइट। इन्वेस्टर ने पैनिक सेल करता है, जो इन्वेस्टर होता है वो पैनिक सेलिंग करता है, इससे जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर इफेक्ट आता है। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डिमांड कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, अगर किसको लोन भी दिलाना है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो रियल इस्टेट भी इफेक्ट करा। लग्जरी एंड ज्वेलरी, मतलब कि आपको पता है कि देखो ज्वेलरी पे तो अभी इफेक्ट पड़ ही रहा है और आगे भी पड़ेगा, और पिछले जो क्राइसिस आया है सब में पड़ा है। कंज्यूमर सेक्टर, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो बेसिक बात है कि वहाँ पे जो कंज्यूमर कंजप्शन है वो भी कम होगी, और इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे गोल्ड सेक्टर, उस टाइम, अभी नहीं है, अभी की तो अलग बात करेंगे, लेकिन गोल्ड सेक्टर में उस टाइम आपको पता है कि सेफेस्ट एसेट्स माने जाते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड सेक्टर ने बूम किया था। डिफेंस सेक्टर, जब युद्ध वगैरह होता है तो डिफेंस सेक्टर में जो देश है वो बाइंग करते, तो ये कहीं ना कहीं बूम करता है। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर इसलिए हुआ था क्योंकि आईटी जो हमारी इंडिया है उसकी जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज बाहर देती है जहाँ से डॉलर में पेमेंट आती है, तो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट है। फार्मा सेक्टर, भाई फार्मा सेक्टर देखो दवाई तो सबको खानी है इसलिए तो वो चलेगा बराबर। एनर्जी और पावर, ये भी सेक्टर है पॉजिटिव। ये कुछ 6 सेक्टर है जिन्होंने नेगेटिव दिखाया, ये 5 सेक्टर ऐसे जो पॉजिटिव दिखाया, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है, राइट, जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है, कौन से सेक्टर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, देखना जरूरी है। नेगेटिव सेक्टर इंपैक्ट, ज्वेलरी सेक्टर, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको गोल्ड को 1 साल तक बाय नहीं करना है, तो डेफिनेटली जो गोल्ड कंपनी है उनकी सेल कम हो जानी है, उससे कहीं ना नेगेटिव अप्रोच मिलती है। एविएशन सेक्टर, जैसे पहले क्राइसिस में आपको बताया था कि जो ऑयल की दिक्कत है वो एविएशन के साथ रहती है, तो अभी भी ऑयल की दिक्कत है, महंगा है, तो कहीं ना कहीं अगर वॉर बढ़ेगा तो ये चीज़ें आएगी। ऑटो सेक्टर सेम। लग्जरी और टूरिज्म, लग्जरी इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से कोई एक्सपेंस करेगा, राइट। तो टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि अभी जो मोदी जी ने बोला है कि आप बाहर घूमने के लिए मत जाइए, कम से कम जाइए, कम से कम यूज़ करिए, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी है जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिन्यूएबल एंड एनर्जी सेक्टर, जैसे सेम टाइम लोग एनर्जी वगैरह यूज, वो उनका इस कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट पॉजिटिव होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल सेक्टर, क्योंकि मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी आएगी और रेल सेक्टर भी कहीं ना कहीं बूम करेगा। आईटी सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर वैसे पॉजिटिव रहता है क्योंकि जो हमारी आईटी की सर्विसेज होती है वो ज़्यादा इंपोर्ट होती है, बाहर करते हैं, तो उस कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो डॉलर में आती है, राइट। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। क्या दोबारा क्राइसिस आ सकता है? देखो पहले तो एक क्राइसिस वो अलग बात है, लेकिन वो पहले अलग इंडिया था, लेकिन अब क्राइसिस आ सकता है नहीं। देखो कुछ सिमिलरिटीज है लेकिन कुछ इंडिया की स्ट्रेंथ है, लेकिन सिमिलरिटीज क्या है उसको पहले हम देखते हैं। ऑयल प्रेशर, पहले भी ऑयल प्रेशर था, आज भी ऑयल प्रेशर है, ये पहली सिमिलरिटीज है। दूसरी, ग्लोबल वॉर, जितने भी पहले क्राइसिस आया सब में ग्लोबल वॉर था, लेकिन इसमें भी ग्लोबल वॉर है। डॉलर स्ट्रेंथ, उस टाइम भी डॉलर की स्ट्रेंथ अच्छी थी, लेकिन अभी भी डॉलर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये सिमिलरिटीज है अगले पिछले 4 क्राइसिस में देख के। ये जो बता रहे हैं इसमें भी ये 3 सिमिलरिटीज है, लेकिन इंडिया जो पहला था उससे डिफरेंट है आज, कैसे वो देखते हैं। इंडिया स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, इंडिया की जो जीडीपी है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से नंबर 3 या 2 पैसा 3 पे मैंने देखा नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिगर फॉरेक्स रिजर्व, पहले जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व था उससे ज़्यादा बड़ा भारत के पास रिजर्व है फॉरेक्स का, राइट। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम था पहले से बहुत बेटर है, तो कहीं ना कहीं ये 3 स्ट्रेंथ है जिससे भारत में क्राइसिस आने का थोड़ा से कम चांस है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अब हम बात करें कि जो पैनिक इन्वेस्टर होता है, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो डर के इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे क्राइसिस में या ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? पहली चीज, पैनिक सेलिंग, वो डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। दूसरा, फियर बेस्ड डिसीजन, वो कभी भी टेक्निकल या फिर फंडामेंटल या पूरी रिसर्च के हिसाब से डिसीजन मेकर नहीं होते। वो डर के मारे कुछ भी है वो डिसीजन ले लेते हैं। लॉस में एग्जिट, वो उनकी पोजीशन कैसी भी है, उनके जो इन्वेस्टमेंट है कैसी भी है, तो वो क्या करते हैं? लॉस में एग्जिट करते हैं, एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। एसआईपी डालते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा डर लगने लगता है बंद कर देते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडिया में जितने भी क्राइसिस आते हैं या पूरे वर्ल्ड में, वो टेम्परेरी होते हैं, ना कि ये एक टेम्परेरी होते हैं, ना कि परमानेंट, राइट। तो उस टाइम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी पैसा बनाने की। मार्केट बॉटम पर सेल करते हैं। जब मार्केट बॉटम से आती है, हमें बॉटम पे खरीदना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? बॉटम पे सेल करते हैं। लेकिन यहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए, पहला, पैनिक सेलिंग नहीं करते। वो पूरे फंडामेंटल, पूरा टेक्निकल, पूरी रिसर्च के साथ करते हैं, तब तो वो इसलिए पैनिक सेलिंग नहीं करते, डर डर नहीं लगता। डिफेंसिव सेक्टर देखते हैं, राइट। वो स्टॉक की रिसर्च करते हैं, उस सेक्टर को कहीं ना कहीं देखते हैं कि कौन सा सेक्टर काम कर सकता है, पैसा और ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, उनको पता है कि जितनी मार्केट नीचे आएगी मुझे माल इतना सस्ता मिलेगा, तो वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, वो इन्वेस्टमेंट एक जगह करते हैं, वो गोल्ड में पैसा लगाएंगे, स्टॉक में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे, वो अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पैनिक होना बहुत कम हो जाता है, राइट। लेकिन हमारे जो बैरोन है, उनकी एक स्टेटमेंट है, जब दुनिया क्राइसिस से डर रही होती है, तब बड़ा इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो ये राइट है, ठीक है। बाय व्हेन देयर्स ब्लड इन द स्ट्रीट, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, तब आपको बाइंग करनी चाहिए। ये हमारे बैरन कहते हैं, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है।